सुप्रभात बच्चों। क्लास 7 के ज्योग्राफी क्लास में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग ज्योग्राफी का पहला अध्याय हमारा पर्यावरण पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने परितंत्र के विषय में पढ़ा। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए मानव निर्मित पर्यावरण और मानव एवं पर्यावरण के विषय में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पौधे जीवों को सांस लेने में हेतु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये पर्यावरण को साफ रखते हैं तथा जीवों को आश्रय भी प्रदान करते हैं। दूसरी तरफ जीव जंतु पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करते हैं, जिससे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। इस प्रकार मृत जीव जंतु पौधों के लिए उचित पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पौधे के बिना हम लोगों का जीवन तो संभव है ही नहीं, क्योंकि पौधे हमें पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन जो हम लोग जीव जंतु जो हम लोग लेते हैं, और हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वो पौधों के काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपने भोजन को तैयार करते हैं, और इसी प्रकार जब जीव जंतु मर जाते हैं तो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस उनको नष्ट कर देता है, मिट्टी में मिला देता है। तो पेड़ पौधे के लिए वो पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में चला जाता है, और उसका पोषक तत्व पेड़ पौधा ग्रहण करता है, जिसके द्वारा वो अपने भोजन को बनाता है, खनिज तत्व प्राप्त करके। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, मरुस्थल, पर्वत, महासागर, नदी, झील, तालाब आदि भी एक प्रकार का परितंत्र हो सकता है। परितंत्र के विषय में हम लोग पढ़े थे पिछली वीडियो में। ये परितंत्र अस्थाई भी हो सकता है या अस्थाई भी हो सकता है। एक परितंत्र प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी हो सकता है। अब एक ऐसे परितंत्र जो प्रकृति द्वारा बनी हो, जिसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा हो, तो वो प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे महासागर, नदी, मरुस्थल, घास स्थल, ये सब प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं। एक कृत्रिम भी हो सकता है। तो कृत्रिम परितंत्र किसको कहेंगे? जिसे मानव ने बनाया है, जो मानव निर्मित हो। जैसे एक्वेरियम, आप लोग बड़े बड़े होटलों में किसी के घर में देखे होंगे कि वो सजावट के लिए एक्वेरियम बना के रखते हैं। उसमें छोटी छोटी मछलियाँ, जलीय जीव को रखा जाता है, उसमें उसको खाना दिया जाता है, उसके पानी को बदला जाता है, उसमें छोटा छोटा कछुआ भी होता है। तो इस तरह के बनाए गए परितंत्र को मानव निर्मित परितंत्र कहा जाता है, पारितंत्र कहा जाता है। प्राकृतिक पारितंत्र का निर्माण स्वयं प्रकृति करती है, जबकि मानव निर्मित परितंत्र का निर्माण मानव करता है। वर्षा वन, मरुस्थल, तालाब, नदियाँ आदि प्राकृतिक पर्यावरण के उदाहरण हैं, जबकि मछली घर एक कृत्रिम परितंत्र है। क्या आप जानते हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? इस दिन विभिन्न राजनीतिक तथा सार्वजनिक क्रियाओं के माध्यम से जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जाता है। तो विश्व का प्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व का प्रथम पर्यावरण दिवस 5 जून 1973 को मनाया गया था। यह प्रतिवर्ष एक अलग ध्येय के साथ मनाया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे मानव निर्मित मानवीय पर्यावरण। इसमें मानव द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण के लिए में किए गए परिवर्तन या रूपांतरण भी शामिल है। यह विभिन्न मानवीय क्रियाओं, रचनाओं तथा पारस्परिक क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। हम देखते हैं कि हमारे चारों ओर फैली सभी वस्तुएं प्रकृति के उपहार नहीं हैं। इनमें भवन, सड़कें, पुल, पार्क, उद्योग, फर्नीचर, पुस्तकें आदि शामिल हैं, जिन्हें मानव ने बनाया है। ये सभी मानवीय पर्यावरण हैं।
इससे मानव द्वारा प्रकृति में किए गए परिवर्तन का रूपांतरण शामिल है। किसमें? मानव निर्मित पर्यावरण में। पहले जब विज्ञान जो है इतना अधिक विकसित नहीं हुआ था, तो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं, जो कुछ दिखाई देता था, वो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित वस्तुएं दिखाई देती थी। उसी को हम लोग देख पाते थे। हमारे आसपास क्या था? कहीं पेड़ पौधे, घास का मैदान, झाड़ी जंगल, जीव जंतु, पहाड़ पठार, मैदान, ये सभी। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान का आविष्कार हुआ है, मनुष्य अपनी क्रियाओं को आगे बढ़ाता गया है और अपनी कौशल के द्वारा, कला कौशल के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को मानवीय पर्यावरण में परिवर्तन करते जा रहा है। तो अब हमारे सामने प्राकृतिक निर्मित वस्तुएं कम दिखाई देती है और हमारे सामने क्या दिखाई देती है? तो भवन, सड़कें, पुल, पार्क, उद्योग, फर्नीचर, पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के सुंदर वस्तुएं जो मानव ने बनाया है, कार, बस, बंगले, ये सभी हमें दिखाई देते हैं। तो ये सभी मानव निर्मित पर्यावरण के घटक हैं। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में फेरबदल करके इसका निर्माण करता है। मानव अपने कौशल का प्रयोग करके इन वस्तुओं का निर्माण अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करता है और इससे प्राकृतिक पर्यावरण का रूपांतरण करके, फेरबदल करके अपने कौशल के द्वारा नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है। इससे वो अपनी ज़रूरतों को भी पूरा करता है और अपनी आर्थिक आमदनी भी करता है। स्वमूल्यांकन: अपने आसपास की वस्तुओं का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें तथा उन्हें प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण के आधार पर बांटें। ये वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? आप लोगों के आसपास जो भी कुछ दिखाई देता है, उसकी आप लोग एक सूची बनाइए और देखिए कि कौन मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत आएगा और कौन प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आएगा। अब है मानव एवं पर्यावरण। मानव प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। उदाहरण के लिए, अपनी आवश्यकता अनुसार मानव कार, मिल, फैक्ट्री अनेक उत्पादनों का उत्पादन करता है। इस प्रकार पर्यावरण तीव्र गति से बदलता जा रहा है। आदि मानव ने स्वयं को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लिया था। उसने एक सामान्य जीवन व्यतीत किया तथा अपनी ज़रूरतें अपनी आसपास के पर्यावरण से ही पूरी की। समय के साथ मानव की ज़रूरतें बढ़ने लगी। मानव ने अस्थायी जीवन जीना सीख लिया, साथ ही वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास हुआ। व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत हुई। औद्योगिक क्रांति ने बड़े पैमाने पर वस्तुएं उत्पादित की। देखिए, मानव प्राकृतिक पर्यावरण में अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया है। पहले ऐसा नहीं था। तो क्या क्या किया परिवर्तन? तो वो अपनी आवश्यकता के अनुसार मानव ने कार बनाया, मिलें बनाई, फैक्ट्रियाँ बनाई, नई नई गाड़ियों का आविष्कार हो रहा है। नए नए तरह के गाड़ी, हेलीकॉप्टर, जहाज, मशीनें बनाई जा रही है। तो मानव अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक पर्यावरण को अपने ज्ञान कौशल के द्वारा उसमें फेरबदल करके बना रहा है। इस प्रकार मानव तीव्र गति से बदलता जा रहा है। पहले ऐसा नहीं था। आदि मानव लोग कैसे रहते थे? आदि मानव लोग प्रकृति से प्राप्त उन्हें जो भी वस्तुएं मिली थी, उसी के साथ वो अपना जीवन यापन करते थे। उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं करते थे। पेड़ पौधे की छाल पहनते थे, कच्चे मांस को खाते थे, पहाड़ की कंदराओं में, झाड़ियों में, गुफाओं में रहते थे और पीने के पानी के लिए वो दूर दूर जंगलों में भ्रमण करते थे। भोजन की तलाश में वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे, घुमंतू जीवन जीते थे। इस प्रकार उनकी जीवन शैली थी। लेकिन मानव का ज्ञान बढ़ता गया और
उसके साथ उनकी आवश्यकता बढ़ती गई और इसी के सिलसिले में वो लोग आगे अस्थायी जीवन जीना सीख लिए। साथ ही वस्तु विनिमय पद्धति का भी विकास हुआ, व्यापार और वाणिज्य की भी शुरुआत हुई। वस्तु विनिमय पद्धति यानी ऐसे व्यापार होते थे, ये दो लोगों के बीच भी हो सकते थे या इससे अधिक भी। अगर हमें कोई सामान खरीदना है, मान लीजिए हमें कपड़ा खरीदना है, तो उसके लिए हम 10 केजी गेहूं या चावल देकर हम 1-2 कपड़े खरीद सकते थे। मतलब सामान से एक सामान से को बदलकर उससे दूसरा सामान खरीदना, उसके बदले पैसे नहीं देना था, कोई मुद्रा किसी प्रकार की नहीं देनी थी। वही वस्तु विनिमय पद्धति कहलाता है। तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार एवं वाणिज्य की शुरुआत हुई। उसके बाद औद्योगिक क्रांति के बड़े पैमाने पर वस्तुएं उत्पादित होने लगी, औद्योगिक क्रांति हुई, नए नए उद्योग स्थापित किए गए, उसके लिए नई नई तरह की वस्तुएं बनाई गई। कहाँ से बनाई गई? तो प्राकृतिक पर्यावरण से जो हमें प्राप्त था उसी को हम लोगों ने फेल बदल करके उसका निर्माण किया। इन सभी परिवर्तनों में पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो इससे हम तो नए नए खोज कर रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी अपनाया है, आगे विज्ञान के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। तीव्र आर्थिक विकास ने पर्यावरणीय ह्रास की समस्या को जन्म दिया। हमारा आर्थिक विकास हो रहा है, हम विज्ञान के क्षेत्र में खूब तरक्की कर रहे हैं, विकासशील विकसित देश कहला रहे हैं, लेकिन पर्यावरण को हम उतना ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब यह विश्व स्तर पर साबित हो चुका है कि कुछ मानवीय क्रियाएं जैसे जैव ईंधनों, पेट्रोल, गैसों, कोयले आदि के जलने से विश्व में तापमान में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाता है। अभी ग्लोबल वार्मिंग की समस्या विश्व की समस्या बन चुकी है। इस पर भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इससे परेशान हैं। ये पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। यह पर्यावरणीय असंतुलन एक उदाहरण मात्र है। प्राकृतिक तथा मानवीय पर्यावरण में उचित संतुलन होना अति आवश्यक है। हम विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम अपने पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत खतरे का समय होगा अगर इस पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। तो पर्यावरण की स्थिरता एवं संतुलन को कायम रखने हेतु मानव को अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने तथा उसका उचित उपयोग करने की कला को भी सीखना चाहिए। इतना हम विज्ञान के क्षेत्र में तरक्की करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपने पर्यावरण को ही नष्ट करते जा रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या आगे उत्पन्न हो जाएगी। इसी के कारण बहुत से ऐसे जगह हैं भारत में भी जहां ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है, पानी की समस्या हो गई है, वर्षा नहीं होती है, अकाल पड़ रहा है, इस तरह की बहुत सी समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या आप जानते हैं वस्तु विनिमय पद्धति वस्तुओं की अदला बदली व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। यह द्विपक्षीय या बहुपक्षीय भी हो सकता है। इसके विषय में पहले भी बताया कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या थी, कि वस्तुओं के द्वारा ही वस्तुओं को खरीदना। ये दो लोगों के बीच भी हो सकता है और उससे अधिक समूहों के बीच भी हो सकता है, जिसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता था। तो यही वस्तु विनिमय पद्धति थी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।